हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोकसभा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में देखेंगे और लोकसभा का ये पार्ट सेकंड है। फर्स्ट आप देख सकते हैं जो कि हमारे चैनल मिशन एग्ज़ाम क्लियर के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, जो भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे द्वारा कवर कराया जा रहा है। तो अभी संसद का लोकसभा चला है और लोकसभा का ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो आप पार्ट फर्स्ट को भी ज़रूर देखिए, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि लोकसभा का कोरम, ठीक है, कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। सबसे पहले थोड़ा सा हम बात कोरम पे करें। उम्मीद है कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो कोरम का अर्थ होता है गणपूर्ति। ठीक है, गणपूर्ति का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि सदन की बैठक को वैध रूप से संचालित करने के लिए कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए। कोरम का अर्थ यही होता है। तो लोकसभा का कोरम यानी कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तो यहाँ पर है 1/10। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और कई एग्जाम्स में पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है और आरओ एआरओ एग्जाम में पूछा गया। ऐसे ही कई बार ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है ये वाला। ठीक है, तो आपको इसे बिल्कुल रट लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए, तो लोकसभा का जो कोरम है कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु कोरम यानी गणपूर्ति कितनी है, तो यही देखिए वही पूछा है कि सदन के सदस्यों की संख्या का 10वां भाग। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे दोनों प्रश्न सेम है लेकिन पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग है। तो इसी प्रकार से देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम संख्या है कुल सदस्यों की संख्या का। ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व तो लोकसभा में भेजता है, तो उत्तर प्रदेश, जो कि यहाँ पर लोकसभा की सीटें 80 है। तो लोकसभा में जो है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 है। तो उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा है जहां से सबसे अधिक प्रतिनिधित्व तो लोकसभा में जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। तो यहाँ पर लोकसभा की भी बात हो रही है और राज्यसभा की भी बात हो रही है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है उत्तर प्रदेश के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है। यहाँ पर पूछा गया है कि लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित हैं, तो 25। ठीक है, 25 सीटें हैं राजस्थान में लोकसभा की। आगे चलते हैं, उत्तराखंड से लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं। तो 5 वहाँ पर लोकसभा का जो सीट है वो 5 है। तो इस प्रकार से देखिए आप अलग जिस भी राज्य से हैं आप उस राज्य का याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं किसी भी राज्य का तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है, अगला है, कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र निर्वाचित क्षेत्र है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र, ठीक है, बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से निर्वाचित क्षेत्र है, तो लद्दाख है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो यहाँ पर देखिए लोकसभा का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। कब, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वीं लोकसभा में लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का था। अगला प्रश्न है, 9वीं लोकसभा कब भंग की गई। तो 1991 में 9वीं लोकसभा को भंग किया गया। यहाँ पर देखिए जो भी प्रश्न लिखा गया है वो रिपीटेड एग्जाम में पूछे गए यानी कई बार एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 12वीं लोकसभा में निर्वाचित हुए, यहाँ पर देख सकते हैं फरवरी 1998 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होते हैं। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर चयनित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकसभा का जो स्पीकर है उसका चयन किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनका निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है और सर्वसम्मति से ही स्पीकर का चुनाव किया जाता है।
अगला प्रश्न है, अपने पद की शपथ नहीं लेता है। ठीक है, अपने पद की शपथ कौन नहीं लेता है? तो स्पीकर, यानी जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। बाकी जो भी सांसद होते हैं, आप सभी ने देखा होगा, सभी लोग शपथ लेते हैं, लेकिन जो स्पीकर होते हैं वो अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ठीक है, यानी कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को सौंपता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जो लोकसभा के सदस्य हैं, स्पीकर हैं, उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आयास का प्रस्ताव पारित कर दे तो, यानी लोकसभा के सभी सदस्यों का जो बहुमत होता है उससे लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको उनके कार्यकाल से पहले ही उनको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों यहाँ पर आप देखेंगे ये भी प्रश्न ऐसे ही है, ये भी प्रश्न थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को पढ़ना है अच्छे से, कि वो प्रश्न जैसे भी पूछा जाए, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, आप उसको आसानी से कर लें। तो प्रश्नों को देखिए आपको समझना है, उसके बाद याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है? यहाँ पर पूछा गया है प्रोटेम स्पीकर। मुझे उम्मीद है कि आपने पॉलिटी में प्रोटेम स्पीकर पढ़ा होगा। थोड़ी सी बात देखिए, हम प्रोटेम स्पीकर के पहले प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर को समझते हैं। ठीक है, देखिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर जो है वो निर्वाचित किया जा सकता है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रोटेम स्पीकर आखिर होता क्या है। देखिए, प्रोटेम स्पीकर जो होता है अस्थायी अध्यक्ष होता है, और जब नई लोकसभा का गठन होता है तो उसी समय प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है। और चुनाव किसे नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? जो सदस्य, ठीक है, जो सांसद नए आए होते हैं उनको शपथ दिलाना, और साथ ही साथ जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, यानी अध्यक्ष का चुनाव कराना प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार है। ठीक है, यानी जो उपाध्यक्ष हैं अगर लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एक कौन सा अधिकार है? तो मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा? तो देखिए, आर्टिकल 100 के द्वारा यह किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वो भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी प्रथम स्पीकर थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। ये भी प्रश्न देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और ये। ऐसे तो आप देखिए कि सारा प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया, जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि कई एग्जाम में और अलग अलग थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा का अध्यक्ष थे? यहाँ पर पूछा गया है कि कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो PA संगमा जो थे वो प्रथम जनजातीय लोकसभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा का जो सचिवालय है वो नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? यहाँ पर पूछा गया है कि किस वर्ष महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो 1977 में महिला सांसदों की जो संख्या थी वो न्यूनतम थी। तो ये देखिए, लोकसभा से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे ये कंप्लीट कराया जा चुका है, और ये पार्ट 2 है लोकसभा से। और बहुत ही जल्द, यानी इसके बाद आपको राज्यसभा देखने को मिलेगा। तो आप देखिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्रों को भी शेयर किया कीजिए। अगर आप मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, DPSP ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही PYQ के फॉर्म में, तो आप हमारे चैनल मिशन एग्जाम क्लियर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, यानी जो पढ़ाया गया वो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव चाहते हैं या कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू।